29 मार्च 2025 गुजरात शहर भलूच शहर जो था, जगह थी वो भोलाब गांव के पास, उस के पास एक गंदा नाला बहता है। उस गंदे नाले के पास आवारा कुत्ते कुछ लग रहे थे। संदिग्ध एक कह सकते हैं पॉलीथीन थी काली, उसमें जब देखा कुत्ते वहाँ उस थैली को नोच रहे थे, तो वहाँ कुछ आसपास के निकलने वाले लोगों ने उसको देखा, तो उसके पास जाकर देखा तो वो उनकी देखने के बाद उनकी आंखें फटी की फटी रह गई, वो भौचक्के रह गए। तो उनको समझने में देरी लगी। जैसे ही उस पॉलीथीन के पास जाते हैं तो वहाँ एक कटा हुआ सिर, इंसानी कटा हुआ सिर उनको दिखाई देता है, जिससे उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। और वो भी जैसे ही वो समझने में देरी लगती है ये कोई कत्ल का मामला है, और इसकी तुरंत ही वो लोग होते हैं पुलिस को सूचना देते हैं। पुलिस वहाँ आती है और छानबीन में लग जाती है। जैसे ही पुलिस वहाँ पहुँचती है और सबसे पहले उस सिर को अपने कब्जे में लेती है, और कब्जे में लेने के बाद पुलिस उसको पोस्टमार्टम के लिए उस सिर को पहुँचा देती है। अब पुलिस के लिए पहली बनी थी कि ये अगर इंसानी सिर कटा हुआ यहाँ पर मिला है तो कहीं ना कहीं इसके जो शरीर है, इसका धड़ है, वो भी यहीं आसपास होगा। अब जो भरूच पुलिस थी और भोला, वहाँ की करीब 4 दिन तक पुलिस वहाँ पर घूमती है, अपनी टीमें बनाती है। करीब उस केस को सुलझाने के लिए, उस डेड बॉडी के अंगों को ढूंढने के लिए 4 टीमें लगाती है, और 4 टीमों 4 दिन तक वहाँ घूमती है उस भोला क्षेत्र के आसपास में, जिससे उस शरीर जो सिर है, उसका सिर कटा हुआ, उसका जो था उसका पूरा शरीर मिल सके। तो 4 दिन तक पुलिस उस इलाके में घूमती है, और पुलिस की जो बात होती है वो सत्य निकलती है। तो उनको 4 दिन तक लगातार उस शरीर के टुकड़े मिलते हैं, कहीं उसका हाथ मिलता है तो कहीं पैर मिलता है, कहीं उसका पेट मिलता है तो कहीं कोई अंग मिलता है। यानी लगातार पुलिस को छानबीन करते हुए 4 दिन लगे, और 4 दिन के अंदर उनको लगातार शरीर के कोई ना कोई अंग उनको मिलते रहे। जैसे पुलिस उनको लेके आती है, उन टुकड़ों को पुलिस पोस्टमार्टम हाउस पहुंचाती है, और उनका भी वहाँ पर पोस्टमार्टम होता है। अब पुलिस के लिए पहली बन चुकी थी ये डेड बॉडी किसकी है, कौन है और कौन इसको। अब पुलिस के लिए ये मामला बहुत ही संगीन हो चुका था। पुलिस चाहती थी इस जल्द से जल्द इस केस का खुलासा हो सके, कौन व्यक्ति है और किसने ये कत्ल किया है। अब पुलिस को जैसे छानबीन कर रही थी, उस छानबीन में उसका एक वहाँ यानी एक हाथ मिला था। उस हाथ पर एक टैटू बना हुआ था, जिस टैटू पर करीब लिखा हुआ था उसका नाम सचिन। करीब अब पुलिस ने क्या किया कि पुलिस ने सबसे पहले अपने भरूच के आसपास के करीब 31 थानों में एक सूचना करती है कि यहाँ पर मिसिंग रिपोर्ट किस किस की लिखाई गई है। क्या यहाँ पर 35 से 40 साल का उम्र का कोई व्यक्ति की मिसिंग रिपोर्ट है तो बताइए। तो उनकी सूचना पर वहाँ देखा जाता है तो कोई नहीं मिलता है, लेकिन जब उनके वहाँ पर एक सचिन नाम का टैटू जब मिलता है तो पुलिस को ये थोड़ी एक आसानी हो जाती है आगे केस को बढ़ाने के लिए। इत्तेफाक ऐसा हुआ था कि वहीं पर एक जो भरूच क्षेत्र इलाका पड़ता है, उसी का एक सी डिविजनल एक वहाँ पर थाना पड़ता है। वहाँ पर एक मिसिंग रिपोर्ट कुछ एक दिन पहले ही वहाँ पर दर्ज की गई थी, जिस दिन पुलिस को उसका सिर कटा हुआ वहाँ पर मिला हुआ था। अब पुलिस को जैसे ही वहाँ एक उस थाने से सूचना मिलती है कि यहाँ पर इस करीब 35 से 40 साल की उम्र का सचिन नाम से ही यहाँ पर एक मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराई गई है, तो तुरंत ही पुलिस उस शख्स को अपने पास बुलाती है, क्योंकि उस जो अंग मिले हैं उसकी पहचान कराने के लिए। तो उस शख्स को जैसे ही वहाँ बुलाते हैं और उसकी शिनाख्त करते हैं, यानी कि उसकी पहचान करने के लिए जैसे ही वो व्यक्ति शख्स देखता है तो वो गमगीन हो जाता है, बेहोश हो जाता है, उसकी हालत ख़राब हो जाती है। यानी कि यहाँ तक पुलिस पहुँच चुकी थी। अब पुलिस को यकीन हो गया था जो मृतक है उसका नाम सचिन है, और सचिन की तलाश करने ये मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बिजनौर का रहने वाला था। अब पुलिस को ये जांच करनी थी ये इसको किसने मारा है। अब हुआ क्या था कि इसका जो भाई है मोहित तलाश करने के लिए बिजनौर से ये पहुंचता है
भरूच में यहाँ फैक्ट्री में काफ़ी समय से, कई सालों से यहाँ रहकर ये नौकरी कर रहा था। तो जब इसका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था और स्विच ऑफ होने के बाद संपर्क टूट गया था, उसका भाई मोहित बिजनौर से ढूंढता हुआ भरूच पहुँचता है और वहाँ जाने के बाद देखता है भाई नहीं मिलता है। तो इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए इसका एक दोस्त होता है शैलेंद्र, उसके साथ ये थाने जाते हैं और थाने में जाके इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा देते हैं। अब पुलिस इसकी तलाश कर रहा था कि इसके कौन दुश्मन हैं, कौन इसके दोस्त हैं, कौन इसके यार हैं, क्या किसी से दुश्मनी थी, क्यों इसको मारा गया। अब वो उसकी तलाश थी। अब पुलिस को याद आता है कि इसके भाई मोहित से पूछा जाता है कि इसका कौन दुश्मन था और कौन दोस्त थे। तो बताता है इसका एक दोस्त है जो काफ़ी सालों से इसी के साथ रह रहा था, उसका नाम शैलेंद्र होता है। अब शैलेंद्र इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई थी गुमशुदगी की, तब से वो गायब हो चुका था। अब पुलिस को जो शक था उस पर और ज़्यादा गहरा गया था। अब पुलिस की जो शक था वो उसका फ़ोन शैलेंद्र का भी स्विच ऑफ जा रहा था। स्विच ऑफ रहता तो पूरा दिमाग पुलिस का उसी पे लग जाता है। अब पुलिस उसकी छानबीन करने के लिए अपनी टीमों को लगा देती है और यूपी की पुलिस होती है जहां, और ये शैलेंद्र भी बिजनौर का रहने वाला होता है। तो बिजनौर की पुलिस से थाने में संपर्क किया जाता है और वहाँ की पुलिस की सहायता से जो भरूच की पुलिस होती है तो वहाँ तलाश करने के लिए बिजनौर। अच्छा, इसमें एक चीज़ होती है कि जो कातिल होता है, कातिल क्या करता है कि सचिन का फ़ोन था वो स्विच ऑफ था, उसको ऑन नहीं किया था। जब भी सचिन के द्वारा फ़ोन से बात करना चाह रहा था, मैसेज के द्वारा वो बात करता था। यानी कि मोहित ने कई बार अपने भाई से बात की तो वो मैसेज से टाइप करके उसको भेज दिया करता था। तो मैसेज में ही एक ऐसा मैसेज टाइप किया कि उसने कहा कि भैया ऐसा ऐसा कोई मैटर हो गया है, और कहीं ना कहीं उस मैसेज पढ़ने के बाद मोहित को कुछ शक हुआ था। उसके रिलेटिव को भी इस तरीके से मैसेज करके वो बातें किया करता था, फ़ोन को स्विच ऑफ रखता था। जब कोई गुमशुदगी हो जाए या उसकी कत्ल कर दिया जाए तो उसका फ़ोन को इस तरीके से याद किया जाता है। यानी कि वो अपना पूरा दिमाग, एक्सपर्ट बड़ा दिमाग लगाता है, लेकिन कातिल कितना ही बड़ा हो वो पकड़ा जाता है। पुलिस की टीम जैसे ही बिजनौर पहुंचती है शैलेंद्र की तलाश में, वहाँ की जो थाने की आसपास के थाने जो होते हैं उनको सूचना दी जाती है और वहाँ बिजनौर की पुलिस के माध्यम से भरूच की पुलिस वहाँ से उसको गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद जैसे ही थाने लेके आती है उसको रिमांड देती है, कड़ी से कड़ी पूछताछ होती है। वैसे ही वो अपने जुर्म को कबूल कर लेता है। वो कहता है कि मैंने ही सचिन को मारा है और उसके शरीर के 9 टुकड़े किए हैं। 9 टुकड़ों के अलग अलग जगह पर उनको फेंका गया है। जब पुलिस ने शैलेंद्र से पूछताछ की तो उस पूछताछ में शैलेंद्र ने अपने सारे राज उगल दिए। ये कहते हैं कि हम दोनों बहुत बचपन के दोस्त हैं और बिजनौर के रहने वाले हैं, हम यहाँ भरूच में नौकरी करने के लिए आए थे। उसके बाद शैलेंद्र की शादी हो जाती है और शादी हो जाने के बाद सचिन फिर उससे दूर किराए पर रहने लगता है। इधर शैलेंद्र अपनी पत्नी के साथ में उस मकान में किराए पर रहने लगता है। अब एक दिन क्या होता है कि इन दोनों को एक दूसरे इतनी मित्रता थी कि उनके फ़ोन के पासवर्ड उनके पास थे, एटीएम के पासवर्ड उनके पास थे, पेटीएम के पासवर्ड थे। यानी कि इतनी घनिष्ठता थी उन दोनों के अंदर, एक दूसरे की बारे में पूरी जानकारियाँ एक दूसरे के पास में थी। फ़ोनों के पासवर्ड भी उनके पास थे, यानी इतने गहरे दोस्त थे। तो इसी बीच जो शैलेंद्र होता है अपनी पत्नी के साथ में रोमांस के कुछ प्राइवेट अश्लील वीडियो और फोटो थे। तो वो उसका दोस्त सचिन होता है, वो उसके फ़ोन से कैसे भी करके उन फ़ोटो को अपने फ़ोन में व्हाट्सएप पर उनको फॉरवर्ड कर लेता है। अब क्या था, उन फ़ोटो से ही अश्लील फ़ोटो डले थे पत्नी के, शैलेंद्र की पत्नी के। उन फ़ोटो से वो उन दोनों पत्नी को वो ब्लैकमेल करने लगा, जो कि उसने पुलिस को बताया। अब वो जो उनकी दोस्ती थी उस दोस्ती में दरार आ गई, क्योंकि उसने सचिन ने कुछ उसके फ़ोटो असली लेकर उनको ब्लैकमेल कर रहा था, इसलिए शैलेंद्र उससे परेशान रहने लगा। अब उसने उससे कई बार कहा कि भाई तू हमें फ़ोटो भेज रहा है, फ़ोटो डिलीट कर दे, हमारे पर्सनल हमारे मियाँ बीवी के फ़ोटो हैं। लेकिन सचिन ने डिलीट नहीं किया। अब उसने एक योजना बनाई। 24 मार्च 2025 को शैलेंद्र ने अपने घर पे एक बर्थडे की पार्टी रखी। उस बर्थडे पार्टी में उसने अपने दोस्त सचिन को वहाँ उस पार्टी में बुलाया। तो वहाँ बर्थडे मनने के बाद मनाया गया धूमधाम से, और लोग जो भी साथी करते वो चले गए। ये दोनों वहीं रुक गए, खाना खा पी कर ये दोनों, सचिन भी वहीं पर रुक गया और वहीं उसके किराए के मकान में वहीं सो गया। और वो तो सचिन तो सो गया था, लेकिन शैलेंद्र उस रात जाग रहा था।
वो इसलिए जाग रहा था क्योंकि इसका फ़ोन हाथ में आ जाए तो इसके फ़ोन में जो फ़ोटो डले हुए हैं उनको डिलीट कर दिया जाए। जैसे ही फ़ोन ले लिया जाता है, फ़ोन लेने के बाद वो उसके फ़ोन में जो अश्लील फ़ोटो उसके शैलेंद्र की उसकी पत्नी के फ़ोटो थे उनको डिलीट कर रहा था। इतने में ही सचिन की आंखें खुल जाती हैं और उन दोनों में कहासुनी होना चालू हो जाती है और उन दोनों में झगड़ा होता है। झगड़ा होने के बाद शैलेंद्र को गुस्सा आता है और शैलेंद्र अपने किचन में जाता है और किचन से सब्जी काटने वाला चाकू उठाता है और चाकू लाने के बाद उसकी गर्दन पर वार करता है, जिससे कि उसकी वहाँ मृत्यु हो जाती है। अब बात आती है उसकी डेड बॉडी को किस तरीके से वहाँ से हटाया जाए। अब वो प्लानिंग करता है इसको वहाँ से, ख़त्म हो चुका था अब उसकी। दोस्तों जैसे ही उसके शरीर के 9 टुकड़े करती है और 9 टुकड़े करने के बाद 9 टुकड़े का उसकी डेड बॉडी घर पर रखी हुई थी और वो रोज़ की तरह अपनी ड्यूटी पर गया। तो रास्ते में से वो चाकू खरीद के लेके आया, एक काटने के लिए आरी भी लेके आया और काली पॉलीथीन लेके आया। अपने घर पर आया और उसके शरीर के 9 टुकड़े उसने किए। छोटे छोटे टुकड़े, सिर भी काटा, पैर भी काटे, हाथ भी काटे। अब उन टुकड़ों को वो ऐसी जगह पर फेंकता था जहाँ पर सुनसान जगह थी। वहाँ एक प्लांट था दूध का, वहाँ वैसी जगह थी, सुनसान इलाका था, वहाँ पर हर कोई जाता नहीं था। उस जगह पर वहाँ पर थैली ले आता, फेंक के आ जाता। लेकिन रात में जाता वो, लेकिन उसने दिमाग चलाया अपना कि जब भी वो स्कूटी से जाता था तो महिलाओं के गाउन पहन के जाता था, मुंह पर वो स्कार्फ लगा लेता था जिससे लोग उसको पहचान ना सकें, वो समझे लोग पुरुष नहीं कोई महिला है। और रात में जाता था वो सीसीटीवी कैमरे की कैद में भी नहीं आ सके। वो पुलिस को तो गुमराह करना, पुलिस से बचना चाह रहा था और ख़ासकर सीसीटीवी में भी नहीं आना चाह रहा था क्योंकि अपने सबूत नहीं छोड़ना चाह रहा था जिससे वो पकड़ में आए। इस तरीके से उसने 9 टुकड़े उसके करके उसने फेंक दिए। अब फेंकने के बाद उसने और अपने गांव चला गया। वापस आया तो उसने कोशिश और की कि उसका फ़ोन नंबर ले लिया और फ़ोन ले लिया, फ़ोन को स्विच ऑफ नहीं किया जिससे लोगों को नहीं मालूम पड़ पाए कि वो ख़त्म हो चुका है। और फ़ोन स्विच ऑफ ऑफ कर दिया था, लेकिन टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से वो लगातार घर वालों से जो बात होती थी उससे मैसेज करता था जिससे लोगों को मालूम पड़े वो ज़िंदा है। और उसके एटीएम से भी उसने बैंक खाते से पैसे निकाले और एटीएम का पासवर्ड उसके पास था। अब एक दिन उसने क्या किया, उसका एटीएम कार्ड लिया और उसका पिन नंबर लिया और वो अपना उसने ट्रेन में रख दिया, जिससे कि अब वो पुलिस को चकमा देने के लिए उसने इतना काम किया कि पुलिस अगर एटीएम से अगर कोई बाहर जाएगा, किसी दूसरे राज्य में, दूसरे ज़िले में पहुंचेगा तो जहां एटीएम से पैसा निकलेगा तो पुलिस को शक होगा कि वहां पर है, तो पुलिस वहाँ उलझाएगी और उसको उस तक पुलिस नहीं पहुँच पाएगी। लेकिन वो अपने बुने हुए जाल में फंस गया। पुलिस तो क्या होती है, पाताल में घुस जाए, पुलिस वहाँ से निकल आती है। तो जैसे ही उसने ये पद्धत खेली, एक तो उसने महिलाओं का गाउन पहनकर डेड बॉडियों को लगाने की कोशिश की, इधर उसने एटीएम दूसरी जगह पहुंचा दिया पासवर्ड देकर, जिससे कि वो वहां पर ना पकड़ा जाए। तीसरा उसने महिलाओं के कपड़े भी बदल कर ऐसा काम किया और उसके टेक्स्ट मैसेज से बात करने लगा। लेकिन कुछ समय बाद अपने गांव जाता है तो उसका फ़ोन को स्विच ऑफ कर देता है। फिर वापस आता है, जब घर वाले का संपर्क उससे टूट जाता है तब घर वाले उसका भाई मोहित आके गुमशुदगी की दर्ज कराता है और वो अपने बुने हुए जाल में फंस जाता है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का सिर्फ इतना ही पर्पज़ था कि आज के समय में कितने घनिष्ठ मित्र थे, उस मित्रता में भी खटास आ गई, उसमें भी धोखेबाजी हो गई और धोखेबाजी में जान भी चली गई। अब आजकल की मित्रता भरोसे लायक नहीं है, जहाँ देखो वहीं धोखा मिलता है। अब वो पकड़े गए, उन पर 302 का मुकदमा लगा और आजीवन का जेल की सलाख पे पीछे रहेंगे। एक अपने दोस्त को खो दिया, अपने परिवार से दूर हो गए और एक समाज में एक धब्बा उनके ऊपर लग गया कि ये दोस्त के ऊपर से भरोसा तक हट गया। तो इस कहानी को समझाने का यही एक उपदेश था कि ऐसे लोगों से गहरी मित्रता ना करें जो आपकी जान तक ले ले।